हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखिए उपसर्ग संयोजी बंध के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए उपसर्ग संयोजी बंध को पर्किन वैज्ञानिक ने दिया था और उन्होंने बताया यह भी एक प्रकार का सहसंयोजी बंध है। बस इसमें साझी का युग्म इलेक्ट्रॉन जो होता है एक ही परमाणु होता है। मतलब अगर दो परमाणु मिलकर कोई भी बंध बनाते हैं आपस में तो उसमें एक परमाणु मतलब एक परमाणु ऐसा था जो इलेक्ट्रॉन का युग्म होता है जिसे हम दाता कहते हैं, और दूसरा परमाणु जो होता है ग्राही कहते हैं। मतलब जो दूसरा परमाणु होता है उसे हम ग्राही से कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो इस प्रकार से उपसहसंयोजी बंध को दाता से ग्राही की ओर हम तीर लगाकर प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो उनके बीच में बंध होता है इस तीर के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह बंध एक वैद्युत संयोजी बंध और सहसंयोजी बंध से मिला होता है बनकर, और इस कारण से इसे अर्धध्रुवीय बंध या डेटिव बंध कहते हैं। मतलब सेमी पोल्ड बॉन्ड या डेटिव बंध कहते हैं। तो ये मतलब अर्धतीर से बना होता है उपसहसंयोजी बंध बनने की स्थितियाँ। उपसहसंयोजी बंध ऐसे दो परमाणुओं के मध्य बनता है जिसमें एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही इलेक्ट्रॉन युग्मदाता तथा दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होता है। फिर इलेक्ट्रॉन युग्मदाता, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर वे परमाणु जिनका अष्टक पूर्ण होता है जिसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं वे इलेक्ट्रॉन युग्मदाता होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है जिनका अष्टक पूर्ण होता है जिसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं वे इलेक्ट्रॉन युग्मदाता का होते हैं, और तथा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मदाता को लुईस क्षारक कहते हैं। इसे आप फिजिकल केमिस्ट्री में जब चैप्टर लुईस अम्ल क्षारक का चैप्टर आएगा तो उसमें आप इस चीज़ को अध्ययन करेंगे। तो देखिए हमने एग्जाम्पल के रूप में NH3 को लिया। किसको लिया है? NH3 को लिया है। तो आप जानते हैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 5। तो ये तीनों हाइड्रोजन से एक बॉन्ड का क्या बनाएगा? सहसंयोजी बंध बनाता है। लेकिन इसमें जो यहाँ एक वन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेंगे? देने का कार्य करेंगे। इसीलिए यहाँ पे ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखिए लिखा गया है। इसीलिए ये लुईस क्षारक कहलाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन युग्मदाता मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण हो गया और हाइड्रोजन का भी अष्टक पूर्ण हो गया। तो इस प्रकार से देखिए अब इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही देखते हैं किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही जो होता है कि वे परमाणु जिनका अष्टक पूर्ण होता है तथा जिसमें रिक्त कक्षक पाए जाते हैं वे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होते हैं। ऐसे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही लुईस अम्ल कहलाते हैं, मतलब लुईस एसिड कहलाते हैं। तो यहाँ देखिए BF3 मतलब वो इलेक्ट्रॉन को में कमी होती है। जैसे बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5 होता है। तो इसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन से तीनों से क्या करता है? और यहाँ फ्लोरीन का 2 और 7 होता है, तो ये सहसंयोजी बंध तीनों से बना लेगा। इस प्रकार से अब इसमें रिक्त कक्षक पाए जा रहे हैं तभी भी, क्योंकि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो 3 करेगा तो 6 ही हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करेगा, इसलिए ये लुईस अम्ल कहलाएगा। तो देखिए उपसहसंयोजी बंध की हमने उदाहरण यहाँ लिखा है NH3 BF3। मतलब यहाँ जो आपको हमने समझाया उसी का हमने एग्जाम्पल ले लिया है। तो इस प्रकार से अब देखिए हमने जो ये 3 हाइड्रोजन से नाइट्रोजन उपसहसंयोजी बंध बनाएगा, और यहाँ देखिए हमने स्ट्रक्चर बनाया है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसमें देखिए यहाँ जो वन पेयर है नाइट्रोजन का वो BF3 के मालिक्यूल को जाएगा, तो BF3 और NH3 मालिक्यूल के बीच में उपसहसंयोजी बंध का निर्माण होगा, जिसको हम एरो के माध्यम से तो ग्राही की तरफ दाता से ग्राही की तरफ, तो इसमें ग्राही BF3 मालिक्यूल है इसलिए हमने तीर का निशान इधर से लगाया है इसको। और फिर यहाँ N2 स्ट्रक्चर में हम देखते हैं तीनों बंध पाए जाते हैं। तो यहाँ तो नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन मालिक्यूल को, तो इस प्रकार से नाइट्रोजन के बीच में सहसंयोजी बंध पाया जाता है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये नाइट्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऑक्सीजन को देगा, तो ऑक्सीजन से बीच में उपसहसंयोजी बंध। तो इस प्रकार से उपसहसंयोजी बंध के हमने 2 एग्जाम्पल दिए, और आप एग्जाम्पल कर सकते हैं। हम क्वेश्चन बुक से पोस्ट पे डाल देंगे, आप वहाँ से रिसीव कर लीजिएगा। अब हम यहाँ देखते हैं द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? डाइपोल मोमेंट। तो किसी द्विध्रुवीय अणु में आवेश तथा आवेश के बीच की दूरी का सदिश गुणनफल उसका द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यहाँ पे ये पॉइंट छूट गया था। और फिर द्विध्रुव आघूर्ण को म्यू से प्रदर्शित करते हैं रिप्रेजेंट। यदि आवेश प्लस Q और माइनस Q तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल d हो तो द्विध्रुव आघूर्ण म्यू बराबर आवेश गुणे आवेश के बीच की दूरी म्यू बराबर Q/d, जहाँ d क्या है? बंध लंबाई है। अतः द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश गुणे बंध की लंबाई। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक dy होता है जिसे
कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक डी वाई बराबर देखिए क्या होता है, 10⁻18 ESU सेंटीमीटर इन होता है। और फिर द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसे फिर इसके माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप पीछे दिख रहा है प्लस का चिन्ह और आगे तीर, तो जो पास पे पॉजिटिव चार्ज होगा उससे प्लस और जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा उधर तीर का निशान होगा। तो यहाँ H पे प्लस आंशिक पर धनावेश और ब्रोमीन पे आंशिक ऋणावेश, क्योंकि ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और ये इसलिए इधर विस्थापित हो गया रेडियन चार्ज। फिर तीर की दिशा सदैव उच्च विद्युत ऋणात्मक वाले परमाणु की ओर, मतलब ये तीर की दिशा उच्च विद्युत ऋणात्मक, इसलिए इस पे ऋणावेश और इस पे धनावेश। इस प्रकार से जिन अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है वे अणु अध्रुवीय होते हैं, मतलब नॉन पोलर होते हैं। और जिन अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 से अधिक होता है वे पोलराइज्ड मॉलिक्यूल होते हैं। हम यहाँ देखते हैं अणुओं के परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ने पर उनकी द्विध्रुव आघूर्ण का मान बढ़ता जाता है। जिन अणुओं में एक ही ध्रुवीय सहसंयोजी बंध पाया जाता है वे अणु सदैव ध्रुवीय होते हैं। जिन अणुओं में 2 या 2 से अधिक ध्रुवीय सहसंयोजी बंध पाया जाता है उन अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण के बंधों के द्विध्रुव आघूर्ण के सदिश योगफल के बराबर। तो यहाँ देखिए हम फिगर के माध्यम से देखते हैं। यहाँ हमने 2 ध्रुवीय सहसंयोजी बंध AB और AC, ठीक, के द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, μ1 μ2, उनके मध्य थीटा कोण है और ये रिजल्टेंट द्विध्रुव आघूर्ण है। यहाँ देखिएगा तो इस प्रकार से हमने मान लिया और इस प्रकार से देखिए तब इसका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण μr क्या होगा, √μ1² + μ2² + 2μ1 × μ2 cos थीटा। यदि cos थीटा की वैल्यू 0 तो cos थीटा बराबर 1, तो रिजल्टेंट द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो √μ1 + μ2² + 2μ1 × μ2। तो ये फार्मूला होता है, जो बच्चे मैथ लिए होंगे जानते होंगे, ये +b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो ये यहाँ पे देखिए इसलिए μ1 + μ2 अंडर हटा के लिख दिया गया है। जो एक यदि ये द्विध्रुव आघूर्ण एक ही दिशा में कार्य करें, ये कब होगा, जब इनके बीच में थीटा कोण हो। लेकिन यदि ये दो ध्रुव एक ही दिशा में कार्य करें तो उनके मध्य 0 डिग्री का कोण बनता है, मतलब ये विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। अगर एक दिशा में कार्य करेंगे तो सीधा होगा तो इनके मध्य बनेगा 0 डिग्री का कोण। तो ऐसी स्थिति में परिमाण द्विध्रुव आघूर्ण का मान अधिकतम होता है। फिर लेकिन यदि ये थीटा बराबर 180 डिग्री बने तो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और इस प्रकार से μ1² μ2² - 2μ1 × μ2, तो ये -b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो यहाँ μ1 - μ2 आएगा। तो इस प्रकार से फिर यहाँ हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या कारण है कि द्विध्रुव CO2 के एक अणु में 4 ध्रुवीय सहसंयोजी बंध होने के बावजूद यह अध्रुवीय अणु है, मतलब ध्रुवीय नहीं है, इसके बाद द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 क्यों है। यहाँ देखिए आपने स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। नीले पेन से जो दिखाएगा, जो ब्लैक पेन से दिखाएगा वो उनको ये बताएगा कि ये ऋणात्मक अधिक है और ये भी ऋणात्मक अधिक है, मतलब दोनों, ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा है और ये ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से CO2 की आकृति जो होती है रेखीय होती है, जहाँ थीटा बराबर ये होगा। फिर CO2 अणु के द्विध्रुवीय सहसंयोजी बंध के द्विध्रुव आघूर्ण का योग क्या होगा, 0 होगा, जिसके कारण से इसमें 4 ध्रुवीय सहसंयोजी बंध होने के बावजूद ये अध्रुवीय अणु होता है। फिर यहाँ देखिए CCl4 अध्रुवीय अणु है, क्यों, क्योंकि CCl4 की ज्योमेट्री क्या है, समचतुष्फलक की आकृति है, जिसके कारण से ये क्या है, अध्रुवीय अणु है।